दिसंबर 1979। सोचें, एक सुपर पावर अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला करती है और दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन असल कहानी टैंकों और फौजों की नहीं थी। असल कहानी तो इस खुफिया जंग की थी जो पर्दे के पीछे लड़ी गई। एक ऐसी जंग जिसने न सिर्फ हमलावर को शिकस्त दी बल्कि सर्द जंग का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने तारीख के सबसे बड़े अपसेट्स में से एक की मंसूबाबंदी की। अफगान जंग का दर्जा हरारत मामूल पर रहना चाहिए, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। ये अल्फाज थे पाकिस्तान के सदर जनरल ज़िया-उल हक के, और यही वो बुनियादी उसूल था जिस पर अगली एक दहाई की सबसे खुफिया और ख़तरनाक जंग लड़ी जानी थी। ये एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन था, यानी जंग इतनी गर्म ना हो कि उसकी आग पाकिस्तान तक पहुंच जाए और इतनी ठंडी भी ना हो कि सोवियत रीच आराम से अफगानिस्तान को निगल ले। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम वाक़यात को तरतीब से देखेंगे। सबसे पहले सोवियत हमले और पाकिस्तान के फौरी रद्द-ए-अमल पर बात करेंगे, फिर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान को समझेंगे, देखेंगे कि मुज़ाहमत को कैसे मुनज़्ज़म किया गया, जंग के इस फैसलाकुन मोड़ का जायज़ा लेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में इस हैरानकुन अंजाम पर बात करेंगे जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। तो आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। बात है दिसंबर 1979 की, जब सोवियत टैंक अफगानिस्तान में दाखिल हुए और इस्लामाबाद में खतरे की घंटियां बज उठीं। जब बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पर यह खबर आई तो पाकिस्तान के लिए यह कोई आम आलमी बहरान की खबर नहीं थी। ये तो सीधा सीधा दहलीज पर दस्तक थी, एक फौरी और बराह रास्त खतरा, क्योंकि सब जानते थे कि इस हमले की सबसे भारी कीमत पाकिस्तान को ही चुकानी पड़ सकती है। रद्द-ए-अमल बहुत तेज था। हमले की खबर के ठीक अगले दिन यानी 25 दिसंबर को जनरल ज़िया ने फ़ौरन सऊदी अरब के शाह खालिद से राब्ता किया और उसके साथ ही अपने ISI चीफ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को हुक्म दिया कि एक जामा हिकमत अमली तैयार की जाए, और आप देखें कि सिर्फ चंद ही दिनों में पाकिस्तान का जवाबी मंसूबा मेज़ पर मौजूद था। अच्छा, तो अब आते हैं पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान पर, जो ISI के सरबराह जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने पेश किया था। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह सिर्फ अफगानिस्तान की मदद करने का मंसूबा नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की अपनी बका का मंसूबा था। जनरल अख्तर ने खतरे को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया। पहला, सोवियत यूनियन का बलूचिस्तान के रास्ते गर्म पानियों तक पहुंचने का सदियों पुराना ख्वाब पूरा हो सकता था। दूसरा, भारत और सोवियत नवाज अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के लिए 2 महाजों का खतरा बन सकते थे। तीसरा, ड्यूरेंड लाइन का पुराना तनाज़ा फिर से खड़ा हो सकता था। और आखिर में मगरबी सरहद पर एक कम्युनिस्ट रियासत का क़याम, जो पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल दर्द सर होता। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये था कि अफगानिस्तान का दिफा दरअसल पाकिस्तान का अपना दिफा था। जनरल अख्तर के तज्ज़िये का खुलासा ये था कि अफगानिस्तान सिर्फ सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि भारत के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन है। अगर ये लाइन टूट जाती तो इसका मतलब अपनी सरहदों पर दुश्मन को दावत देना था। इस सारे तज्ज़िये के बाद सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अफ़गान मज़ाहमत को मुनज़्ज़म करना, उन्हें गुरिल्ला जंग के लिए तैयार करना और उनकी रहनुमाई करना जब तक कि सोवियत फ़ौजें वापस जाने पर मजबूर ना हो जाएं। पाकिस्तान के लिए ये कोई इंतखाब नहीं था, ये एक मजबूरी थी। ठीक है, मंसूबा तो बन गया, लेकिन किसी भी मंसूबे पर अमल करने के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है। तो अब देखते हैं कि ये मुज़ाहमत कैसे खड़ी की गई और उसके लिए वो अहम पाकिस्तान सऊदी इत्तेहाद कैसे बना। ये सब कुछ नाकाबिले यकीन तेज़ी से हुआ। जनवरी 1980 के शुरू में जनरल अख्तर एक खुफिया दौरे पर रियाज़ पहुंचे। उन्होंने सऊदी क़यादत को साफ साफ बताया, पाकिस्तान ये जंग लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसे माली और फ़ौजी मदद चाहिए। मुआहिदा फ़ौरन हो गया और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर इमदाद की पहली किस्त इस्लामाबाद में थी। और ये वो ताकतवर करारदाद थीं जो रावलपिंडी की एक इंतहाई खुफिया मुलाकात में मंजूर की गई। इसमें सिर्फ 4 लोग थे, जनरल ज़िया, जनरल अख्तर, सऊदी वज़ीर ख़ारजा और उनके भाई। यही अज़्म बाद में OIC की मुत्तफ़िक़ा पॉलिसी बन गया, जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया। लेकिन पैसा और हथियार एक तरफ, एक बहुत बड़ा चैलेंज अंदरूनी था। अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ग्रुप मुत्तहिद नहीं थे, बल्कि अक्सर आपस में ही लड़ पड़ते थे। एक मौसर जंग लड़ने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाना सबसे ज़रूरी काम था। 1984 तक ये मसला इतना संगीन हो गया था कि पूरी जंग खतरे में पड़ गई थी। आखिरकार जनरल ज़िया-उल हक ने एक बहुत ड्रामाई कदम उठाया। उन्होंने तमाम अफ़गान रहनुमाओं को बुलाया और एक सख्त अल्टीमेटम दिया, आपके पास 72 घंटे हैं, मुत्तहिद हो जाओ, वरना पाकिस्तान तमाम इमदाद बंद कर देगा। और इस अल्टीमेटम ने जादू की तरह काम किया। अफ़गान ग्रुप जानते थे कि पाकिस्तानी हिमायत के बगैर वो एक कदम भी नहीं चल सकते।
चुनाचे 7 जमाती इत्तेहाद बन गया और इसके बाद दुनिया भर से आने वाली तमाम इमदाद उसी इत्तेहाद के जरिए तकसीम होने लगी। इस एक कदम ने मुजाहमत को एक सियासी और फौजी शनाख्त दे दी। अब हम जंग के इस मरहले पर पहुंचते हैं जहां एक नए हथियार ने ताकत का तवाज़ुन पूरी तरह बदल कर रख दिया। ये इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखें, 1985 तक जंग एक जगह आकर रुक गई थी। मुजाहिदीन ज़मीन पर तो बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन आसमान पर सोवियत गनशिप, हेलीकॉप्टर्स और जेट तैयारों का राज था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस फिजाई बर्तरी को कैसे तोड़ा जाए। आप उस दुश्मन से कैसे लड़ें जिस तक आप पहुंच ही नहीं सकते। जवाब आया एक छोटे से कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले मिसाइल की शक्ल में। अमेरिकी साख्ता स्टिंगर मिसाइल। ये एक फायर एंड फॉरगेट हथियार था, यानी एक बार दाग दिया तो ये खुद ही गर्मी का पीछा करते हुए सोवियत हेलीकॉप्टरों और जेट तैयारों को आसमान से गिरा सकता था। ये एक हकीकी गेम चेंजर था। लेकिन इसे मैदान जंग तक पहुंचाना आसान नहीं था। अमरीकियों को डर था कि ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में न चली जाए। महीनों की लॉबिंग के बाद आखिरकार अप्रैल 1986 में सदर रेगन ने मंजूरी दी। पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर्स ने अमेरिका जाकर तरबियत हासिल की और सितंबर 1986 तक स्टिंगर मिसाइल से लैस पहला ग्रुप अफगानिस्तान के आसमानों का तवाज़ुन बदलने के लिए तैयार था। तो जंग का तवाज़ुन बदल चुका था और फतह सामने नजर आ रही थी, लेकिन इस कहानी का इख्तिताम बहुत ही गैर मुतवक्को और अफरा तफरी से भरा था। साल 1988 अपने साथ वाक़यात का एक तूफान लेकर आया। पहले अप्रैल में रावलपिंडी के ओजड़ी कैंप का पुरस्कार धमाका हुआ, जिसने मुजाहिदीन का मरकजी असला डिपो तबाह कर दिया। फिर इसी महीने जनेवा मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसने सोवियत इनखला की राह हमवार की। और आखिर में 17 अगस्त को वो तैयारा हादसा जिसने पाकिस्तान की पूरी जंगी क़यादत बशमूल जनरल ज़िया और जनरल अख्तर को एक ही लम्हे में ख़त्म कर दिया। इन तमाम पुरअसरार वाक़यात के साये में सोवियत यूनियन ने अपनी फ़ौजों का इनखला मुकम्मल कर लिया। मार्च 1989 तक आखिरी सोवियत फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान से निकल चुका था। बहुत से माहिरीन का मानना है कि 1988 के ये वाक़यात कोई हादसे नहीं थे, बल्कि सोवियत एजेंसियों की कार्रवाई थी ताकि वो अपनी फ़ौजों के लिए एक महफूज वापसी यकीनी बना सकें। और यहाँ अफ़गानिस्तान की जंग का असल आलमी असर नज़र आता है। ज़रा गौर करें, सोवियत फ़ौज की वापसी के सिर्फ चंद माह बाद ही दीवारें बर्लिन गिर गई। फिर सोवियत यूनियन के अंदर एक नाकाम बगावत हुई और आखिरकार 25 दिसंबर 1991 को अफ़गानिस्तान पर हमले की ठीक 12वीं बरसी पर सोवियत यूनियन खुद ही तहलील हो गया। तो सोवियत रीच को शिकस्त हो गई, सर्द जंग भी ख़त्म हो गई। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी बाकी है। क्या इस अजीम फतह ने नादानिस्ता तौर पर ऐसे नए और पेचीदा तनाज़ुआत को जन्म दिया जिनकी बाज़गश्त आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है?